जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाई पॉलिटिकल पे। हम सभी जानते हैं कि एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने पेपर 1 के लिए वीडियोस को देखा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए। सो हम लोग अलग अप्रोच लेकर के चलने वाले हैं। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहली यूनिट से शुरू करते हैं, शुरुआत से। हम लोग शुरू करेंगे पीछे से, जिसमें सबसे पहले आता है जो सबसे मेन टॉपिक है, वो है लोक प्रशासन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को भी नहीं मिलता है, तो लगभग सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आपसे बुक्स एंड ऑथर्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये नहीं समझ में आता कि कौन से बुक्स इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में रखा है। इसको अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे खुद के नोट्स हैं, तो थोड़ा सा उसको आप लोग देख सकते हैं। भाषा ना समझ में आए, कहीं पर कोई आपको लगे कि कन्फ्यूजन है किसी पॉइंट पर, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के बारे में। ये एक ऐसा यूनिट है जो कि सबसे लास्ट में आता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो हर बार का ये एक नेचर रहा है यूजीसी नेट पेपर का कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस यूनिट से। ये मेरे नोट्स हैं जिनसे मैंने प्रिपेयर किया था। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि रिपीट होते हैं, तो आई होप आप लोगों के लिए ये बेहतर साबित होंगे। और क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं इसको अच्छे से पेपर में, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उस तरीके की नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, उनके कार्यों को हम प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। उसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। फिर आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सरकारी कार्यों के प्रशासन होते हैं, उनको लोक प्रशासन कहते हैं। विस्तृत अर्थों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्याख्या वाइट ने, एल.डी. वाइट ने, फिफ्नर ने, वुड्रो विल्सन ने और डीमॉक ने दिया है। और संकुचित अर्थों में इसकी परिभाषा गुलिक, साइमन, विलोबी और फेयोल ने दी है। तो ये जो नाम है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि विस्तृत अर्थों में लोक प्रशासन की परिभाषा किसने दी थी। तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन और प्रबंध क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? तो इसको लेकर के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला है आपका इंटीग्रल व्यू, जो कि कहता है कि प्रबंध प्रशासन का एक भाग है, जबकि दूसरा जो कि मैनेजेरियल व्यू है, उसका कहना है कि प्रबंध प्रशासन का ही समरूप है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, पोस्ट कॉर्प, जिसे लूथर गुलिक ने दिया था। उन्होंने पोस्ट कॉर्प को बताया था कि पी से प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सभी मिलाकर के लोक प्रशासन का निर्माण करते हैं। लेकिन इसकी आलोचना लेविस मेरियम और हाथोन प्रयोगकर्ताओं ने किया था। उन्होंने इसकी आलोचना यह कहकर किया कि पोस्टकॉर्प जो सिद्धांत है, उसने तकनीकी पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया और अन्य पक्षों की इसने अवहेलना की थी। और उन अन्य पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि मानवीय तत्व था, उसकी इन्होंने अवहेलना की थी। तो ये पोस्टकॉर्प पर इन्होंने आलोचना की थी, उसकी ये उन्होंने कमियां बताई थी। फिर आता है आपका PO-CCC। इसे हेनरी फेयोल ने दिया था। PO-CCC आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग को मिला करके बनता है। फिर आता है आपका POC, जिसे कास्ट एंड रोजनविग ने दिया था। POMC हर्से एंड ब्लैंचाई ने दिया था, जिसका अर्थ था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट पोल का, जिसे स्टीफन और रॉबिन्स ने दिया था, जिसमें P और O का मतलब तो सेम था, जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और जो आपका L था उसका मतलब था लीडिंग और E का अर्थ था इवेलुएटिंग। तो पोल कॉन्सेप्ट दिया था स्टीफन रॉबिन्स ने। फिर इसके बाद अगला आता है आपका कूर्जो डॉनेल ने दिया था POSLC। तो SL और C का अर्थ क्या है, इसे आप लोग अपनी बुक से या फिर गूगल पे सर्च करके आप लोग कमेंट में बताइए, या अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख बुकों की, जिनमें हम इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मार्शल डिमॉक की बुक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और क्रिस्टोफर हॉकिंसन की बुक है
टुवर्ड्स अ फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों बुक्स के बारे में यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आता है कि हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर और एल उर्विक का मानना था कि सभी प्रकार के प्रशासन की आधारभूत विशेषताएं लगभग एक जैसी ही रहती हैं, चाहे वह निजी प्रशासन में हो या लोक प्रशासन में। फिर कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति किस प्रकार की है, लोक प्रशासन विज्ञान है, कला है या दोनों है। तो विज्ञान के पक्ष में जो विचारक रहते हैं उनके नाम थे वुड्रो विल्सन, विलोबी, मर्सन, बर्नर्ड और चार्ल्स बियर्ड। और जिनके अनुसार लोक प्रशासन कला है वो थे फाइनर, मॉरिस कोहन, वॉल्डो एंड वालास। ये नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है लोक प्रशासन विज्ञान व कला दोनों है। इस पक्ष के समर्थक थे उर्विक, टेलर, साइमन, रिक्स एंड फिफ्नर। डॉनहम का एक कथन है कि अगर हमारी सभ्यता कभी फेल होती है तो यह इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन ही एकमात्र कारण होगा। इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की विफलता के वजह से ही हमारी सभ्यता फेल हो सकती है। ये किसका कथन है? डॉनहम का कथन है। बहुत ही फेमस कथन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के उद्भव के बारे में। लोक प्रशासन का उद्भव 18वीं सदी के अंत में प्रारंभ विषय के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ होता है। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कैमरलवाद आता है। इसने लोक प्रशासन के अध्ययन में अपनी रुचि प्रदर्शित की। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन सबसे पहले प्रशा, जो कि आज जर्मनी के रूप में है, उसमें शुरुआत हुई थी। लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक फेडरलिस्ट के 72 एडिशन में उन्होंने इसके बारे में बताया था कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। फिर इसके बाद चार्ल्स जीन बोनिन की बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक 1872 में। इसमें उन्होंने लोक प्रशासन के बारे में उल्लेख किया था। फिर आता है कि जो अभी हम लोक प्रशासन का स्वरूप देखते हैं उसका जन्म कब होता है। तो लोक प्रशासन की डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो 1887 में यूएसए में होता है, जबकि वुड्रो विल्सन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका मैगजीन में उन्होंने इसे पब्लिश कराया था। तब से माना जाता है कि लोक प्रशासन का उदय हुआ। तो लोक प्रशासन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1887। उद्भव के बाद ये आपके पास उसके चरण आते हैं, किन किन चरणों में किस प्रकार से लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। और ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हर बार रिपीट होता है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है किसी भी शिफ्ट में हो। तो इसको आप लोग इस स्टेजेस को नाम वाइज आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला स्टेज आता है आपका 1887 से 1926 तक का। इसे राजनीतिक प्रशासन द्वैतभाव का काल कहा जाता है। फिर 1927 टू 1937 दूसरा काल होता है जिसे प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है, जिस समय प्रशासन के जितने भी सिद्धांत रहे उनका विकास होता है। फिर तीसरा स्टेज 1938 टू 1947 में होता है जिसे चुनौतियों एवं आलोचनाओं का काल माना जाता है। चौथा चरण आपका 1948 से 1970 तक का रहता है जिसे स्वरूप की संकटावस्था कहा जाता है। पाँचवीं स्टेज 1971 से 1990 तक जिसे अंतर विषयी एवं परिपक्वता का काल कहा जाता है। छठवां स्टेज 1991 से लेकर के वर्तमान काल तक है जिसमें लोक नीति, लोक विकल्प और नवीन लोक प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं वो आते हैं। तो इन 6 स्टेजेस से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनके क्रम पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चौथी जो स्टेज है उसमें कौन सा स्वरूप था, कौन सी अवस्था थी, उसका टाइम पीरियड क्या था। तो इस स्टेजेस को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, अगर याद नहीं होता तो उसको 1 से 2 बार लिख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो पहली स्टेज थी वो वुड्रो विल्सन ने जो अपनी बुक प्रदर्शित की थी, कौन सी बुक थी? ये थी आपकी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसे जब उन्होंने पब्लिश कराया तब से हम मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग कहते हैं। इस काल में फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक आती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद 1926 में एल.डी. वाइट की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसे आपको पता होना चाहिए।
इसके पहले जितनी भी बुक्स आई वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले करके एक पार्टिकुलर बुक नहीं थी। सबसे पहली जो ऑथेंटिक बुक आती है जिसने केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की वो थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में एल डी वाइट के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेज जो कि 1927 टू 1937 होता है। इस चरण की शुरुआत होती है विलोबी द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बुक के टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत रहते हैं इसे सिद्धांतों का काल क्यों कहा जाता है। इस पुस्तक की वजह से इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरीज का गोल्डन एज स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में मैरी पार्कर फॉलेट की प्रसिद्ध पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस आती है 1929 में। हेनरी फेयोल की पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट आती है। लूथर गुलिक एंड उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश होती है। मूने एंड रैले की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज होती है। ये सभी पुस्तकें बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस काल के जो प्रमुख विशेषताएं थी, इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, वो ये था कि इन्होंने कहा कि प्रशासन विज्ञान है। उन्होंने कहा कि लोक हो या निजी सिद्धांत हो, ये सभी जगह कार्यान्वित होते हैं, हम इनमें विभेद नहीं कर सकते, इनको अलग अलग नहीं मान सकते हैं। सेकेंड स्टेज के बाद आता है आपका थर्ड स्टेज जो कि 1938 से 1947 तक रहता है। 1938 में इसकी शुरुआत होती है एक पुस्तक से, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसे चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा था और इस पुस्तक की खास बात ये थी कि इन्होंने अपनी पुस्तक में किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया था। और इसी काल में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसे हर्बर्ट साइमन ने लिखा था। इस पुस्तक में निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण में विशेष योगदान दिया था। इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी 1978 का मिला था, जो इन्होंने डिसीजन मेकिंग को लेकर के अपनी एनालिसिस की थी। और इस पुस्तक की खास बात ये थी कि इसमें प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसका उन्होंने उल्लेख किया था। इसके बाद रॉबर्ट डहल की पुस्तक आती है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बुक का नाम क्या है? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उन्होंने इसमें सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। बुक है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सिद्ध किया कि लोक प्रशासन साइंस नहीं है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस काल की विशेषता यह थी कि यह काल चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा हुआ था। तीसरी स्टेज के बाद आता है आपका चौथी स्टेज 1948 से 1970 तक की। इसे अस्तित्व के संकट का काल कहा जाता है और लोक प्रशासन को एक विकल्प की खोज करनी पड़ती है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे मिल में हो या सरकारी दफ्तरों में हो। फ्रेडरिक्स के प्रतिमानों ने, फ्रेडरिक्स ने जो मॉडल्स दिए थे, उन्होंने लोक प्रशासन को संबल प्रदान किया और इस तरीके से अस्तित्व के जो संकट का काल है वो बीत जाता है। इसके बाद अगली स्टेज आती है 1971 से 1991 तक की। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज किया जाता है। पश्चिमी देशों की संस्कृति से निकलकर एशिया अफ्रीकी लोक प्रशासन के अध्ययन द्वारा लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होता है। इस काल में फ्रैंक मेरेनी की पुस्तक आती है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के ऊपर ये पुस्तक रहती है। इसके बाद ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस। तो इन दो पुस्तकों का आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस काल में आई थी, चौथे में, पाँचवें में, तो इस क्रम में आप लोग इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद छठवीं स्टेज जो कि 1991 से लेकर के वर्तमान काल तक है, इसमें CPR संस्थाओं की बात निकल करके आती है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की। तो CPR ऐसे सामान्य कार्य जिनमें गांव के जंगल, चरने के लिए छोड़ी गई ज़मीन, मछली पकड़ना इत्यादि आ जाते हैं, उन्हें हम CPR के नाम से जानते हैं। इस काल में मैनेजेरियलिज्म, प्रबंधनवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नव लोक प्रशासन की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसे नवयुवक विद्वानों का आंदोलन कहा गया। इसके नवीन नारे हैं नैतिकता एवं सामाजिक उपयोगिता। इसका जो पहला काल रहता है वो सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आती है 1967 में। इसको आप हनी रिपोर्ट के नाम से समझ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? 1966 में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हडी ने 1967 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत बनाने पर बल दिया। इन्होंने समस्याएं बताई कि लोक प्रशासन में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो वो थी पर्याप्त धन का अभाव,
विषय या अनुशासन संबंधी बौद्धिक विभेद, संस्थागत कमजोरी, लोक प्रशासन के विद्वानों एवं सेवारत प्रशासकों में असंलग्नता, मतलब कि लोक प्रशासन को पढ़ने वाले और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। ये समस्याएं थीं। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए अपनी रिपोर्ट में। वो ये थी कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, छात्रवृत्तियों की व्यापक व्यवस्था हो, लोक सेवा जीविकोपार्जन के रूप में हो, उसको व्यवसाय के रूप में लिया जाए, अध्यापकों को शासन कार्य का व्यावहारिक अनुभव हो। फिर इसके बाद 1967 में आपका अगला सम्मेलन होता है जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। इसे मिनोब्रुक सम्मेलन का पूर्वगामी और पथ प्रदर्शक माना गया है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में होता है और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका मिनोब्रुक सम्मेलन जो कि 1968 में होता है। इसे ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस के द्वारा माना जाता है कि इसकी शुरुआत होती है। इसमें निष्कर्ष जो आते हैं वो ये हैं कि लोक प्रशासन परिवर्तन का दूत हो, वातावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील हो, इसकी बात उन्होंने की थी। ड्वाइट वाल्डो की एक और पुस्तक रहती है एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मिनोब्रुक सम्मेलन के दौरान ही प्रकाशित होती है। और इस सम्मेलन की जो खास बात जो हम एक सार निकाल सकते हैं वो ये था कि यह व्यवहारवाद का विरोधी था, बिहेवियरलिज्म का ये अपोजिट करता था, उसका अपोजिशन करता था। इसके बाद आता है आपका द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन 1988 में। तो देखिए पहला है 68 में, दूसरा आता है 88 में, जस्ट 20 साल के बाद। और पहले वाले में जहाँ पर व्यवहारवाद का विरोध किया जाता है, दूसरे वाले में यह व्यवहारवाद के प्रति कटिबद्ध होता है। यह सिराक्यूज विश्वविद्यालय में आयोजित होता है। इसमें 60 विद्वान भाग लेते हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने इसे द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद कहा और उनकी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन प्रकाशित होती है। इसके बाद जस्ट 20 साल बाद तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन होता है 2008 में और इस समय की जो सबसे खास एक प्रकाशित होती है वो है जेपार्ट 2009 से 2010 के बीच में। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है द जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड थियरी। इसमें 9 लोक प्रशासन के उद्देश्यों की बात होती है जो रहते हैं आपके प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक मान्यता, परिवर्तन और ग्राहक उन्मुखता। इसकी आलोचना कही जाती है कि यह प्रति प्रत्यक्षवादी था, एंटी थियरेटिक था और एंटी मैनेजमेंट की बात करता है। तो ये 3 आपके मिनोब्रुक सम्मेलन है। तो हर 20-20 साल के अंतराल पर इनका आयोजन होता है। इनकी मुख्य थीम क्या रहती है ये आप लोगों ने देखा। अब आता है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन। इसके परिदृश्य 70s में हतोत्साहक था। आर्थिक संकट और इस पतन का कारण लोक नौकरशाही को माना गया। गॉर्डन टुलाक, एंथोनी डाउन्स और विलियम निस्कानन ने एक निष्कर्ष निकाला कि नौकरशाही का कार्यकुशल और श्रेष्ठ विकल्प बाजार है, मार्केट है। गॉर्डन टुलाक की बुक आती है द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1965 में। उन्होंने इसमें कहा कि नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो मौलिक रूप से स्वार्थ प्रेरित होते हैं, सेल्फिश होते हैं। एंथनी डाउन्स की बुक आती है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में। उन्होंने इसमें नौकरशाही के 5 प्रकारों की बात की जो कि हैं क्लाइंबर, कंजर्वर, जीलोट्स, एडवोकेट्स एंड स्टेट्समैन। विलियम निस्कानन जो कि एक अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने लोक प्रशासन का अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक लिखी ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने कहा कि श्रेष्ठतर सरकार लघुत्तर सरकार होती है। बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो मिनिमम गवर्नमेंट होती है, स्मॉलेस्ट सरकार होती है जो कि अपने कार्य क्षेत्र का दायरा कम से कम रखती है। तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इस शब्द को 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने दिया था अपनी पुस्तक अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पब्लिक चॉइस थियरी की बात करता है जो कि 70 के दशक में आती है, जिसे निस्कानन और विंसेंट ऑस्ट्रम ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात की थी। पब्लिक चॉइस थियरी बात करती है कि बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध और एकाधिकार विरोधी हैं। सार्वजनिक ब्यूरो प्रतिस्पर्धा हेतु खुलेंगे जिससे सेवा मानकों में निरंतर सुधार की कोशिश होगी। ऑसबॉर्न एंड गॉबलिन अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में भी इसकी बात करते हैं। फिर आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 3R और 3E की बात होती है। 3R कौन से हैं? रिटर्न, रीयूज, रिसाइकल। और 3E होते हैं आपके एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। इनको यूज किया गया था क्रिस्टोफर पॉलिट द्वारा 1990 में। NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषताएं थी इनका लोकलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन।
फिर आता है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। इससे तात्पर्य है संस्थागत परिवर्तन और प्रशासनिक विकास। शब्द का पहला बार प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अपनी पुस्तक में 1955 में। इसके अलावा इसके बारे में बात एडवर्ड वीडनर ने अपनी बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च में किया था। इसके बाद आता है आपका अगला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसे पहली बार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ड्वाइट वाल्डो ने दिया था। उन्होंने कहा था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। एमिल दुर्खिम ने कहा था कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की सुसंगत व्याख्या तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। इसीलिए तुलनात्मक पद्धति हर विषय के साथ साथ लोक प्रशासन में भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरसी मैकग्रीडीज की बुक आती है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रॉबर्ट डाल की बुक आती है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। याद आया? अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। हर्बर्ट साइमंस ने बाउंडेड रिलेशनल मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विवेकशील निर्णय लेने में यह पथ प्रदर्शक का काम करता है। कौन? लोक प्रशासन। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, जिसमें उन्होंने सत्ता की बात की थी। उन्होंने कहा कि सत्ता 3 प्रकार की होती है, परंपरागत, करिश्माई और वैध विवेकपूर्ण। उन्होंने अपने आदर्श रूप प्रतिमान में नौकरशाही के लक्षणों की बात की थी, जो कि रहते हैं स्पष्ट श्रम विभाजन, पद सोपान, अनुशासन, योग्यता और विशेषता। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको ये याद होना चाहिए कि सत्ता कितने प्रकार की उन्होंने बताई और कौन कौन सी हैं। पहला हो गया परंपरागत, दूसरा हो गया करिश्माई और तीसरा हो गया वैध विवेकपूर्ण। मैक्स वेबर के बाद हम लोग आते हैं फ्रेडरिक्स के तुलनात्मक मॉडल पर, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट कंट्रीज द थियरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दिया था। इसमें उन्होंने अलग अलग अप्रोचेस की बात की, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें विकासशील राष्ट्रों के लिए नया वैचारिक मॉडल हो, इसकी उन्होंने बात की। प्रशासन के साथ वातावरण की अंतर्क्रिया को उन्होंने प्रशासन के पारिस्थितिक विज्ञान का नाम दिया था। फिर इसके बाद दूसरी अप्रोच रहती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। फ्रेडरिक्स का मानना है कि संरचना, जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्य को, और जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो संरचना को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए इन दोनों का अंतर विषयक विश्लेषण किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये जो अप्रोच है, इसे ही उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या फिर संरचनात्मक कार्यात्मक अप्रोच कहा है। इसके बाद तीसरा जो मॉडल आता है वो है एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल। फ्रेडरिक्स ने पारिस्थितिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए व्यक्ति या देश के अध्ययनों की अपेक्षा सिद्धांत अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा, एक है कृषि का, दूसरा है औद्योगिका। तो अभी हम लोगों ने 2 मॉडल्स पढ़े, एक है रिक्स का मॉडल, एक है मैक्स वेबर का। तो रिक्स ने अपने मॉडल में जो उन्होंने विधि अपनाई है वो है आगमनात्मक विधि, और मैक्स वेबर ने कौन सी अपनाई है? निगमनात्मक विधि या डिडक्टिव मेथड। तो समाज को 2 भागों में जो उन्होंने बांटा, कृषिका और औद्योगिका। तो कृषिका को हम इंग्लिश में एग्रेरिया कहते हैं और औद्योगिका को इंडस्ट्रिया। तो सबसे पहले हम कृषिका के लक्षणों की बात करते हैं, एग्रेरिया के लक्षणों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा पहला कि ये विशेष आरोपित और विकीर्ण पद्धतियों की इसमें प्रधानता होती है। स्थानीय समूहों में गतिशीलता की कमी की इन्होंने बात की। व्यवसाय संबंधी अंतर बहुत सरल और टिकाऊ होते हैं। समाहित विकीर्ण प्रभाव की पृथकता सूची स्तरीकरण प्रणाली मौजूद होती है। देखिए, नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? इसके लक्षणों की बात आपसे नहीं की जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया, इन 2 भागों में समाज को किसने बांटा है, किसके मॉडल में इसकी बात की गई है। तो आपको याद रखना है कि ये मॉडल किसने दिया है? फ्रेडरिक्स ने दिया है। बस, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ऑप्शनल नेचर का है, तो इसीलिए आपको उन फैक्ट्स पर ध्यान देना है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लक्षणों को जानना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इनसे उस हिसाब से नहीं बनेंगे। तो इंडस्ट्रिया के लक्षण भी हैं, जैसे सार्वजनिक विशिष्टता, उपलब्धि, प्रतिमान, सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा होती है, विकसित व्यावसायिक प्रणाली होती है। तो 1959 में रिक्स ने अपने ही एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल को त्याग दिया और उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसका नाम था फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। तो इन 3 अलग अलग नामों का अर्थ क्या है? तो फ्यूज्ड आता है, फ्यूज्ड उन्होंने यूज किया
कार्यात्मक रूप से अपविस्तृत समाजों के लिए, जैसे कि चीन और थाईलैंड हो गए, जो कि कृषि पर निर्भर होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता का अभाव होता है, ऐसे समाजों को उन्होंने फ्यूज्ड सोसाइटी कहा। फिर आते हैं आपके डिफ्रैक्टेड, ये कार्यात्मक रूप से विशिष्ट समाजों की इन्होंने बात की, जो कि बाजारीकृत समाज होते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके इत्यादि, और प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है और इन समाजों में मानवाधिकारों की रक्षा भी होती है। तो फ्यूज्ड हो गया, डिफ्रैक्टेड हो गया। इनके बीच में आते हैं आपके प्रिज्मेटिक, ये दोनों के मध्यवर्ती समाजों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड का एक मिला जुला रूप होता है आपका प्रिज्मेटिक। रिक्स ने इन प्रिज्मेटिक समाजों के अध्ययन पर ध्यान देने को ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने इस पर ध्यान देने को केंद्रित किया। उन्होंने इनकी जो विशेषताएं बताई वो हैं विशिष्ट बहुरूपता, औपचारिकता और अतिक्रमण। इनकी विशेषताएं होती हैं विजातीयता, औपचारिकता और ओवरलैपिंग। तो मध्यवर्ती समाज, कार्यात्मक रूप से विशिष्ट समाज और कार्यात्मक रूप से अपविस्तृत समाज, इन तीन के अध्ययन की उन्होंने बात की, जिसे उन्होंने फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल कहा था। इसके बाद आता है आपका साला मॉडल। साला ये स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय या धार्मिक सम्मेलन का कमरा। रिक्स ने इसका प्रयोग नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के लिए किया था। साला मॉडल की विशेषताएं होती हैं भाई भतीजावाद, बहुसंप्रदायवाद, बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था, ये सभी शब्द जितने भी हम सुनते हैं उसी से पर्याय था आपके साला मॉडल का। फिर इसके बाद आता है आपके डाउन्स मॉडल। डाउन्स ब्यूरो के जीवन चक्र को समझाते हुए 4 प्रकार के ब्यूरो का उल्लेख करते हैं। इसमें पहला आता है आपका कि ये चमत्कारिक रूप से उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु होते हैं, विद्यमान में प्रचलित में विभक्त होकर जन्म वापस से होता है, और कुछ कट्टरपंथियों की उद्यम वृत्ति। तो इस प्रकार से वो ब्यूरो के जीवन चक्र को समझाते हैं। इसके बाद आता है आपका डॉर्से का इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल। ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी जो अवधारणा है यह बात करती है कि समाज के विकास की मात्रा सूचना एवं अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा के संदर्भ में मापी जा सकती है। जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता वह नहीं होता है, ऐसा मानना था डॉर्से के इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल का। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की। ग्रेक्यूनास का फॉर्मूला है रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन नामक उनकी पुस्तक में, जिसमें उन्होंने संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं n × 2n/2 + n-1, जहाँ n का अर्थ है अधीनस्थों की संख्या। तो अगर हमको अधीनस्थों की संख्या पता है तो हम टोटल जितने भी संबंध पॉसिबल हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने कहा था कि नियंत्रण का उचित क्षेत्र 6 होना चाहिए। एक उच्च अधिकारी अधिकतम 222 संबंधों की उचित देखभाल कर सकता है। इससे ज़्यादा नियंत्रण का उसका एक हर अधिकारी हो या हर व्यक्ति हो उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतने लोगों पर नियंत्रण कर सकता है। तो उसकी जो लिमिट बताई उन्होंने वो कितनी है, 222। फिर आते हैं आपके 3 क्लासिकल थियरीज आती हैं संगठन के, वो है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के योगदान की बात करते हैं, जिन्हें क्लासिकल थियरी का पिता कहा जाता है, शास्त्रीय सिद्धांत का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक रहती है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में। इन्होंने POCCC के सिद्धांत को दिया था जिसे हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा इन्होंने संगठन के 14 सिद्धांतों को भी दिया था, जो कि कार्य विभाजन, सत्ता व उत्तरदायित्व, अनुशासन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कॉमन इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, हायरार्की, ऑर्डर, ये जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम जितने भी पद सोपान हो गया नियंत्रण के क्षेत्रों के, जितने भी प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं, इनके जन्मदाता कौन थे, हेनरी फ्योल थे। तो इतनी बातें आपको हेनरी फ्योल के बारे में पता होनी चाहिए। फिर अगला आता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा सबसे पहले 1910 में ब्रेंडीस द्वारा दी जाती है, न कि टेलर द्वारा। टेलर का नाम आता है, बट क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने इसे व्यवस्थित किया था, इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने दिया, तो वो ब्रेंडीस ने दिया था। इसके समर्थक, इस सिद्धांत के समर्थकों की अगर हम लोग बात करें तो वो SL ग्रांट होते हैं, एमर्सन होते हैं, गिलब्रैथ होते हैं और थॉमसन होते हैं। इस सिद्धांत की खासियत ये थी कि ये साइंस की बात करता है, ना कि रूल ऑफ थंब की। ये हारमोनी की बात करता है, ना कि डिस्कॉर्ड की, झगड़े की बात नहीं करता है। यह सहयोग की बात करता है, ना कि व्यक्तिवाद की। यह मैक्सिमम आउटपुट की बात करता है,
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की, ना कि सीमित उत्पादन की। और इसके अलावा यह विकास की बात करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता की बात करता है। फिर इसके बाद आता है आपका द ब्यूरोक्रेटिक थियरी। ब्यूरोक्रेसी शब्द सबसे पहले विंसेंट डी गॉर्ने ने दिया था। थॉमस कार्लाइल इसे महाद्वीपीय कंटक कहते थे। मॉस्का की पुस्तक आती है द रूलिंग क्लास 1895 में, उन्होंने भी इसमें ब्यूरोक्रेटिक थियरी को समर्थन दिया है। मैक्स वेबर की पुस्तक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थियरी का समर्थन किया है। फिर आता है आपका द ह्यूमन रिलेशंस थियरी, मानव संबंध सिद्धांत। यह एक अनौपचारिक सिद्धांत है, इसे न्यू क्लासिकल थियरी के नाम से भी जाना जाता है और मेयो ने डॉक्टरी विधि का इसमें यूज किया था। तो मानव संबंध सिद्धांत में सबसे प्रमुख जो है वो है हाथों प्रयोग। हाथों प्रयोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, एज इट इज होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। हाथों प्रयोग 1924 से 1932 के बीच में होते हैं। इनमें सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, 1924 से 1927, 3 सालों के लिए। फिर दूसरा होता है आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। देखिए इनका हिंदी भी आपको इसी तरीके से दिखेगा, इसीलिए आप लोग एज इट इज़ याद रख लीजिए ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट ये 1927 से 1928 तक होते हैं। इनका टाइम पीरियड और नाम 2 से 3 बार लिख लीजिए, हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर थर्ड आता है आपका ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट्स 1928 टू 1931। और चौथा आता है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1931 टू 1932। इनके अंदर का मत जानिए, बट इनके नामों को याद रखिए, इनके क्रम को याद रखिए और कितने सालों का अंतराल होता है ये ज़रूर से याद रखिए। हाथों प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये आप अगर आप इनको मिस करके जाते हैं तो आप अपना 1 से 2 नंबर गंवा के आएंगे, जो कि आपको कभी कभी ऐसा रोक देता है कि आपको फिर लगेगा कि काश से क्वेश्चन हमको आ रहा होता। इस प्रयोग के बारे में मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स में बताया गया, जिसे रोथलिसबर्गर और विलियम ने डिस्कसन ने अपनी पुस्तक में दिया था। अब हम लोग बात करते हैं मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में। इन्हें मेल जोल तथा समूह चिंतन का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें सबसे पहली महिला अग्रदूत का भी योगदान इनका माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो हैं डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, द न्यू स्टेट 1920 में और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये 4 पुस्तकें हैं, ये 4 कृतियां हैं, ये आपको मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में याद होना चाहिए। इनके प्रमुख सिद्धांत है संघर्ष और एकीकरण का सिद्धांत। उन्होंने इसमें संघर्ष समाधान की 3 विधियां बताई थी। इसमें पहला है प्रभुत्व, दूसरा है समझौता और तीसरा है एकीकरण। इसके अलावा उन्होंने किसी को आदेश देना है तो उसकी उन्होंने 4 स्टेजेस, 4 चरणों की बात की। पहला है अंतःकरण दृष्टिकोण, उसके बाद आता है उत्तरदायी दृष्टिकोण, तीसरा है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और चौथा है आपका परिणाम दृष्टिकोण। तो इसके बाद आते हैं आपके डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर का उत्प्रेरण सिद्धांत, जिसे एक्स एंड वाई थियरी के नाम से भी जाना जाता है, इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में दिया था। तो एक्स थियरी, वाई थियरी, इसका मतलब क्या है? एक्स थियरी नेगेटिव होती है, प्रत्येक व्यक्ति काम से बचता है, इसलिए भय दिखाकर हम उससे काम ले सकते हैं, ये नेगेटिव हो गया। वाई थियरी पॉजिटिव होती है, इसका मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से निष्क्रिय नहीं होता, यदि विधिवत हम उसको मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें, तो कार्य के प्रति निष्ठावान होकर वह अधिक व श्रेष्ठतर उत्पादन कर सकता है, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। तो ये डगलस मैकग्रेगर का उत्प्रेरण सिद्धांत है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन की बात करता है। इसके बाद फ्रांसिस लिकर्ट का प्रबंध कुशलता आता है, जिसे उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में बताया है। अब आता है आपका सिस्टम थियरी, व्यवस्था सिद्धांत। इसका प्रारंभ 1920 में लुडविग वॉन बर्टलैन्फी द्वारा, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होते हैं, किया जाता है। बायोलॉजी से ये नृशास्त्र में आता है और नृशास्त्र से इस सिद्धांत का उपयोग समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोकशास्त्र और मनोविज्ञान में शुरू होता है। सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को टालकट पार्सन्स लाते हैं, राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को डेविड ईस्टन लाते हैं और लोक प्रशासन में इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड। तो
तो अब हम लोग बात करते हैं चेस्टर बर्नार्ड के योगदान की। सामाजिक व्यवस्था विचारधारा का आध्यात्मिक पिता इन्हें कहा जाता है। व्यवहारवाद आंदोलन में ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनका कथन है कि प्रशासन एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। इनकी पुस्तकें जो कि बहुत बार पूछी जाती हैं वो हैं द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। द इकोलॉजिकल थियरी, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं J.M. गॉस, रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट मर्टन एंड फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो इकोलॉजिकल थियरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं कि इनके प्रोपोनेंट्स कौन है, इसलिए इसमें केवल इन्हीं के बारे में मैंने उल्लेख किया है। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट लाइन और स्टाफ के बीच का डिफरेंस। लाइन क्या होता है, स्टाफ क्या होता है। तो लाइन वो व्यक्ति होते हैं, संस्था के वो लोग जो कि प्राथमिक कार्यों को संपन्न करते हैं, उन्हें लाइन कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉरपोरेशन और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। ये तो हो गया आपके लाइन। फिर बात आती है स्टाफ की। तो स्टाफ वे होते हैं जो कि गृह प्रबंधात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। स्टाफ सेवाएं वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढूंढते हैं, न कि खुद जाकर के युद्ध को वो लड़ते हैं। तो स्टाफ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके PMO ऑफिस हो गया, कैबिनेट हो गए, सेक्रेटरीट हो गए, या फिर प्लानिंग कमीशन हो गया, या फिर आपका नीति आयोग हो गया। ये किसके भाग हैं, ये स्टाफ के अंतर्गत आएंगे। तो स्टाफ और लाइन, ये आपको एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। तो स्टाफ कौन से हैं, जो कि मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे रसद पहुंचाना या प्रबंध करना संसाधनों का, ये स्टाफ का काम होता है। इसके बाद आते हैं आपके ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी लाइन अभिकरण की सहायता करते हैं। ये आवश्यक सामान्य कार्यों द्वारा लाइन की सहायता करते हैं, जैसे माल व सामग्री खरीदना, सरकारी मुद्रण के ठेके देना। फॉर एग्जांपल आपका PWD, जो आपका PWD डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये ऑक्सिलियरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लूप में चलता है। सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को और रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। तो इसमें आता है आपके मॉडर्न थियरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के अलग अलग थियरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका मैस्लो का नीड ऑफ हायरार्की थियरी 1943 में। इसमें उन्होंने एक हायरार्की बताया कि सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए, फिजिकल नीड। पहले वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके ऊपर वो जाता है सेफ्टी नीड्स के लिए, उसके ऊपर उसे सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। जब उनकी पूर्ति हो जाती है तो वो अपने ईगो की पूर्ति करता है, और उसके ऊपर जब हो जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है। और ये जो पूरा एक चरण है, इसे गोल्डस्टीन और कार्ल रोजर्स ने इस आत्म अनुभूति वाला ये जो तत्व है, इसकी उन्होंने व्याख्या की थी या उसको उन्होंने जोड़ा था। तो ये मैस्लो का नीड ऑफ हायरार्की थियरी है। पहले कौन सा आएगा, फिजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद सोशल नीड, फिर ईगो नीड, और उसके बाद आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद आता है हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थियरी। इसे हाइजीन थियरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की। पहला आता है आपका हाइजीन फैक्टर, दूसरा है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या है, जब व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसका ध्यान अपने कार्य के वातावरण पर होता है। मतलब कि जब अपने कार्यों से वो असंतुष्ट है तो उसका ध्यान कार्य पर नहीं होगा, कार्य के वातावरण पर होगा। जैसे वर्किंग कंडीशन क्या है, या मेरी सैलरी कम है, यहाँ पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है, मुझे सम्मान नहीं मिलता है, इन बातों पर होता है। तो ये हो गए हाइजीन फैक्टर। फिर आता है मोटिवेटर फैक्टर। जब व्यक्ति कार्य से अच्छा महसूस करते हैं तो उसका ध्यान कार्य की तरफ ज़्यादा होता है, न कि अपनी वातावरण की ओर। तो कार्य संतुष्टि के वास्तविक कारक मोटिवेटर फैक्टर है, जैसे आपका अचीवमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, रिकॉग्निशन देना, चैलेंज देना। तो ये फैक्टर्स जब होते हैं तो वर्कर संतुष्ट रहता है, भले ही उसके आसपास के जो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी वो मोटिवेटेड रहता है। तो इन 2 फैक्टर्स की उन्होंने बात की थी। तो उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 100% काम कर रहा है तो 19% वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन 81% वो अपने मोटिवेटर फैक्टर से ही ज़्यादा प्रभावित होकर के अपने कार्यों को संपन्न करता है। इसके बाद आता है आपका आउची का जेट थियरी। वाई थियरी मैग्रेगर ने दिया था, जिसमें उन्होंने सेल्फ कंट्रोल और निर्देशन पर बल दिया था, जबकि जेट थियरी जो कि आउची ने दिया, ये टीम स्पिरिट पर बात करते हैं। ये जापानी मैनेजमेंट का एक सारांश है जो कि ट्रस्ट, सब्टेलिटी मतलब कि मर्मज्ञता, और इंटीमेसी आत्मीयता की बात करता है। इसके बाद लिकर्ट का मैनेजमेंट पैटर्न थियरी आता है।
जो कि न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट बुक में उन्होंने इसके बारे में अपना उल्लेख किया था। इसमें इन्होंने 4 प्रकार की प्रबंध व्यवस्थाओं की बात की। पहला है आपका स्वार्थी सर्वसत्ताधारी, दूसरा है हितैषी सर्वसत्ताधारी, तीसरा है परामर्शी और चौथा है सहभागी। इसमें इन्होंने सहभागी व्यवस्था को बेस्ट व्यवस्था बताया है। इसके बाद आपका रूम का एक्सपेक्टेंसी थियरी आता है। इसमें उन्होंने कहा कि कार्मिक जो पर्सोनल है वो उच्च स्तरीय प्रयास तभी करता है जब उचित आकलन व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, कुछ उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें जो बैलेंस है उन्होंने कार्मिक के कार्य करने की इच्छा शक्ति की बात की थी। तो इतनी बातें हमको पता होनी चाहिए। आप ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने देखे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में होता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है जिससे क्वेश्चंस अभी तक में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, इसलिए अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्प करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है या लिंक ओपन नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम में पाई पॉलिटिकल टाइप करके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।